क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लेक्चर इसके हो चुके हैं, काफी कुछ सीखा हमने यहाँ पे, और हर लेक्चर के बाद आप देखते हैं कई सारे एमसीक्यूज वहां पर जो है वो बनते हैं उस पोर्शन से, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा बेटा, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। चलिए, तो ये हर बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आदमी को लगता है ना कि भाई जो है 25 लेक्चर हो गए, 26 लेक्चर हो गए, सर क्या कर रहे हो, क्या आप साल भर साइटोलॉजी पढ़ाओगे? ऐसा नहीं है बेटा। दिस इज द चैप्टर दैट इज हैविंग द ऑल द फंडामेंटल्स एंड फाउंडेशन ऑफ इंटायर बायोलॉजी, ठीक है ना। इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना होता है। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर बात किया था, ठीक है ना। चलिए, तो आपसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं मानते हैं? Why mitochondria is not considered as a part of endomembrane system? क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं मानते हैं? क्या कारण है? एक लाइन में आपको आंसर देना है, प्लीज आंसर इन वन लाइन ओनली। दूसरा क्वेश्चन ये, हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज का श्रेय किसको मिलता है? हु डिस्कवर्ड के मतलब खोज के श्रेय की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको मिलता है? ठीक है। एंड name of the scientist who studied एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अल्ट्रास्ट्रक्चर। उन वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अल्ट्रास्ट्रक्चर का अध्ययन किया, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पर किए। आगे बढ़ते बेटा यहां पे हम, ठीक। देखिए, अब एक बात है कि हम क्या देख रहे थे बेटा, मैंने आपको बताया था, एक इमेज दिखाया था, मैंने कहा था ये फिगर 8.5 एनसीईआरटी का फिगर है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ये बेटा एक जो है वो इंपॉर्टेंट फिगर है, और आपको जो है वो इसको दिमाग में रखना होगा बेटा। एग्जाम में पूछा गया है, एंड इसको जो RER है, SER है, तो क्या करता है एग्जामिनर? इसको हटा देगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देगा 1 लिख देगा, यहाँ पे 2 लिख देगा, और फंक्शन दे देगा, बोलेगा 1 का फंक्शन बताइए, 2 का फंक्शन बताइए। और मैंने आपसे कहा था जो सेल्स प्रोटीन को बनाने में एक्टिवली इंगेज होती है, कि द सेल्स व्हिच आर एक्टिवली इंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी सेल्स जो प्रोटीन को बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेती है, उनमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक डेवलप देखने मिलेगा। और ऐसी सेल्स जो लिपिड का निर्माण करती है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनाती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बनाती हैं, उन सेल्स के अंदर आपको जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक डेवलप मिलेगा, ठीक है। मैंने यह भी कहा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो अंतर है, वो अंतर किस चीज का है? राइबोसोम के सरफेस पर अटैच होने से। और ये राइबोसोम क्या होते हैं? 80S राइबोसोम होते हैं। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो हमने कहा था कि सेल के अंदर पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है। अब आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आपने हमको माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में आपने हमको डायग्राम बनवाए थे, आपने कहा था कि चलो हैंड से डायग्राम बनाएंगे, और हमको वो डायग्राम अच्छे से समझ में आए थे, लेकिन आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा नहीं किया, तो हमको डायग्राम समझ में नहीं आया उसका। तो एक काम करते बेटा, के मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि मेरे बच्चे यहां जो चाहते हैं वही होगा, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम फटाफट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है उसका डायग्राम बना लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बेटा, ये तो क्या है, मैंने कहा कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैंने लिखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा, और ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैंने कहा बेटा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, इसलिए हमने इसे पोर भी बना दिया इस मेम्ब्रेन में। हमने कहा ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। क्लियर? ठीक है। ये पोरस डबल न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, है ना, ठीक है। क्लियर? अब लेबलिंग भी करते चलते साथ, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो ना। हमने क्या बोला आपसे? हमने कहा इनर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन, ठीक है ना बेटा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा हो गया बेटा, ये वाला हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। फिर मैंने लिखा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा हो गया बेटा, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, क्लियर, ठीक है ना। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह होगी, इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे, अभी छोड़ते हैं उसको हम, है ना, या लिख लेते, चलिए लिख लेकर, गलती नहीं करते, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है बेटा, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से बात सुन के, अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस क्यों बनाया आपने, अब यहां बनाता हूं मैं, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने कहा ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मैंने बनाया, इसको लेवलिंग किया, हमने कहा ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, है ना। अब ये क्यों बनाया मैंने ये बताने के लिए बनाया बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विस्तार जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक होता है। कैसा होता है, चलो तो हम एक काम करते हैं, एक हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि पूरा बनाएंगे तो टाइम लगेगा काफी ज्यादा, एक हिस्सा बनाएंगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू के। तो हमने क्या देखा, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऐसी ट्यूब जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। अभी मेरे बनाने दो, अभी बीच में बनाओगे गड़बड़ कर लोगे डायग्राम को, देखो ये ना ऐसे, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पूरा ये फैला हुआ है सेल के अंदर, ब्रांचिंग भी है इसमें, कुछ हिस्सा इसका अनब्रांच भी है यहां पे, ठीक है ना। केवल मैं एक हिस्सा ड्रॉ करूंगा समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं, कि इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क हमको यहां पर देखने मिलता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये बन रहा है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा है, ये एक जटिल जाल बन रहा है पूरा, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ठीक है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि देखो बेटा, है ना, ये देखा आपने, ये जो मतलब सेल मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या देखें, कुछ हिस्सा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर इसकी सरफेस पे जो है वैसे हम जो है वो इसका ठीक है, हम इसको कलर चेंज करते हैं ना, ऐसे राइबोसोम्स पे जुड़े हुए हैं, ऐसे ग्रेन्यूल्स उस पर जुड़े हुए हैं, हमने कहा देयर आर पार्ट, ठीक है, जहां पर ऐसे ग्रेन्यूल्स जो है वो आपको जुड़े हुए दिखाई। क्यों बना रहे हैं हम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको, है ना। आपने बोला सर हमको समझ में नहीं आया एकदम स्ट्रक्चर इसका, ठीक है ना, चलो आप कभी नहीं भूलेंगे आप, ये हमने बनाया यहाँ पे आ रहा, ठीक है, समझने के लिए हमने बनाया इसको ऐसा, हमने कहा देखो ऐसा। ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इंटरकन्वर्टिबल, तभी तो एक देखो, अब आप बोलेगे सर इसका लेवलिंग करते हैं, चलो हम लेवलिंग करते हैं। मैंने कहा ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा, जहां पर जिसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं अटैच्ड है, उसको बोल दिया हमने SER बोल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, ठीक है। और जहां पर हमको जो है वो राइबोसोम अटैच दिखाई पड़ रहा है, यहां पे हमें राइबोसोम अटैच दिखाई पड़ रहा है, उसे क्या बोल दिया हमने, उसको हमने RER बोल दिया, उसको हमने RER बोल दिया, ठीक है ना, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये दिखाई पड़ रहे हैं आपको राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, जो कैसे होते हैं, 80S टाइप के होते हैं, ठीक है, राइबोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, क्लियर, ठीक है। आ रही बात समझ में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये देखो, अब एक बात और ध्यान की, एक स्पेशल लेवलिंग हम और दिमाग में रखेंगे अपने, कि ऐसी जगह जहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ में कन्वर्ट हो रहा हो, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल ER के, ट्रांजिशनल ER के,
ट्रांजिशनल ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा हिस्सा जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ में कन्वर्ट हो रहा हो या रफ स्मूथ में कन्वर्ट हो रहा हो, उसे हम ट्रांजिशनल ईआर बोलते हैं, उस कन्वर्टिंग पोर्शन के, और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं हिस्से बेटा, ये ठीक है ना, क्लियर। फिर कई बार क्या होता है, कई बार जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसने एक थैली को बनाया, ऐसे उसने एक वेसिकल को बनाया, ठीक है, इसने एक थैली को बनाया और इस केमिकल को उसने बना के रिलीज किया, इसने इस केमिकल को बना के रिलीज किया, ठीक है ना, ठीक, इस केमिकल को रिलीज किया, और ये केमिकल क्या कर रहा है, आगे जाके ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने में रोल प्ले कर रहा है, आगे जाके ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ हम आगे बात करेंगे। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसका मतलब ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स को भी रिलीज करता है, और ऐसे वेसिकल्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। संक्रमणीय थैलियां ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहते हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने में रोल प्ले करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिखाई पड़ रहा है आपको गोल्जी बॉडी, है ना, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। फिर गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से डायग्राम बनाया बेटा, और ऐसे ही सब जगह होगा के, ऐसे यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी के, यानी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इससे जुड़ी होगी के। और याद रखिए बेटा, अब इसमें एक चीज और हम देखें, यदि हम ईआर के अंदर झांक कर देखें तो हमने क्या कहा, हमने कहा दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ये क्या है, ये ईआर की मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। And what is this? This is the lumen of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन होगा अंदर, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका ल्यूमेन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बेटा ल्यूमेन है, वो किससे कंटिन्यूअस है, वो इससे कंटिन्यूअस है, किससे, वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस से कंटिन्यूअस होता है वो, क्लियर, ध्यान रखना बेटा इस बात को, ठीक है। हो गया डायग्राम, क्या कठिन इसमें बताओ, है ना, ठीक है, आपने बोला किया हमने के। अब चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा बेटा एनसीईआरटी से विस्तार में जाकर पढ़ना पड़ेगा। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की संरचनाओं से बना होता है, मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 3 प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। पहली होती है बेटा, अब देखो क्या होता है 3 स्ट्रक्चर के, हम कहते हैं एक होता है सिस्टर्नी के, सिस्टर्नी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिब्यूल्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना 3 चीज के, यानी जो ईआर के कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, ईआर के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं उसको, ईआर सिस्टर्नी, ईआर टिब्यूल्स और ईआर वेसिकल्स के। जब हम ईआर सिस्टर्नी की बात करते हैं बेटा, याद रखना ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं अनब्रांच के, दे आर दी अनब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है। हम डायग्राम आते हैं इसका, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी सरफेस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इनकी सरफेस पे से राइबोसोम, मतलब यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली किससे बना होता है, मेनली वो सिस्टर्नी से बना होता है, क्लियर, ठीक है। तो ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, 400 से 500 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है। सिस्टर्नी की सरफेस पर सरफेस रफ होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, ये 80s राइबोसोम होते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर, याद रखना। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसिकल। सिस्टर्नी जो होते हैं मेनली आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने मिलता है, और इसकी सरफेस पर जो है वो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ईआर टिब्यूल की, दीज आर ब्रांच। ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये इस प्रकार के हमें दिखाई पड़ेंगे। ये ब्रांच होते हैं, स्मूथ होते हैं, सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता है, इनका डायमीटर अधिक होता है, 500 से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, और इनकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, और बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिब्यूल से बना होता है, याद रखना।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली बना होता है सिस्टर्नी से, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली बना होता है टिब्यूल से के। और वेसिकल्स मैंने बताया था, डायग्राम में दिखाया था कि एक हिस्सा फूला फूल के वेसिकल बन के बाहर निकल गया के। तो वेसिकल राउंडेड सोलोन स्ट्रक्चर होते हैं और इनका डायमीटर 250 से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। और बेसिकली वेसिकल्स क्या होते हैं? दे कंटेन द केमिकल्स फॉर्म बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेसिकल्स में वो केमिकल होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है के, और ये वेसिकल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ वेसिकल ऐसे होते हैं जिनमें पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि उन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं। पर ऑक्सीसोम हुआ, स्फेरोसोम हुआ, ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम हुआ, ये माइक्रोबॉडीज हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं। फिर कुछ वेसिकल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जिनको प्रोसेस करना होता है, तो उन वेसिकल को हम ट्रांजिशनल वेसिकल कहते हैं। तो एक्चुअली गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले वेसिकल भी कहां से बन के आते हैं? वो स्मूथ ईआर से बनकर आते हैं, ठीक है। All the three structures are surrounded by a single unit membrane। एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं जो 50 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की होती है। यदि हम सेल के अंदर की सारी मेम्ब्रेन को जोड़ लें, यदि हम सेल के अंदर की सारी मेम्ब्रेन को जोड़ लें, तो हमें मालूम चलेगा कि मोर देन 50% से अधिक मेम्ब्रेन केवल अकेले ईआर की होती है कि इतना बड़ा नेटवर्क है। मैंने डायग्राम बनाने में यही बताया था आपको कि एक ब्रांच निकलती कई हिस्सों में बढ़ जाती है। दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एक प्रकार से हम कहते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क के समान होते हैं, एक जाल के समान होते हैं। और ये जो जाल होता है ना, ये पूरी सेल में फैला होता है। यदि हम सेल के अंदर की सारी मेम्ब्रेन को जोड़ लें तो मोर देन 50% मेम्ब्रेन आपको केवल ईआर की मिलेगी आपको, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ईआर दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ ईआर, दूसरा होता है स्मूथ ईआर। रफ ईआर को हम ग्रेनुलर ईआर भी कहते हैं और स्मूथ ईआर को हम ए ग्रेनुलर, भाई जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है वो ग्रेनुलर ईआर, जिसमें नहीं है वो ए ग्रेनुलर ईआर, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए, एनसीईआरटी ने एक लाइन में बात खत्म की थी, लेकिन थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा एमसीक्यू का रेंज कवर करने के लिए, ठीक है। देखिए रफ ईआर में राइबोसोम अटैच टू दी ईआर मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राइबोसोम, जैसे मैंने आपसे कहा कि 80S राइबोसोम है, मैंने कहा आपसे कि ये 80S राइबोसोम है, ठीक है। इस 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है। इस 80S हम कहते हैं, इस 80S राइबोसोम की जो है वो दो सब यूनिट होती है, एक होती है 60S, एक होती है 40S, ठीक है। एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। पहले भी पढ़ा हुआ है हमने इसको, जब यूकैरियोटिक सेल का हमने ओवरव्यू देखा तब बात किया था वहां पे हमने, ठीक है। ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। जो ईआर की मेम्ब्रेन होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, उसमें 60S जो लार्जर पार्ट होता है वो जुड़ा होता है उससे, डायरेक्ट जुड़ा होता है उससे, यानी ये मेम्ब्रेन है, ईआर की मेम्ब्रेन, इससे ये जुड़ा होगा के, यहां पे से ये जुड़ा होगा के। और जोड़ने के लिए गोंद के समान, गम के समान काम करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम होता है राइबोफोरिन, ठीक है। द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की कौन सी यूनिट बेटा? लार्जर सब यूनिट के टू ईआर मेम्ब्रेन इज बॉट अबाउट बाय ए ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड राइबोफोरिन के। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? राइबोफोरिन होता है, इसकी मदद से ये जुड़ा होता है के। राइबोफोरिन दो तरह का होता है, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड, दो तरह का होता है के। और याद रखिएगा एक सेल के अंदर यदि आप कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो आप पाएंगे कि 2/3, 2/3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट के मतलब एक सेल के अंदर मैक्सिमम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जो देखने मिलेगा ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। बट ऑब्वियसली बात है सेल कभी भी प्रोटीन के बगैर काम नहीं कर सकती है। और एंजाइम जो होते हैं विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, एंजाइम्स आर प्रोटीन ओनली के। तो एक सेल को अपनी मेटाबॉलिक पाथवे को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक पाथवे को चलाने के लिए उसको लगातार प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने ये भी कहा था कि कोई भी जीन या डीएनए अपने आप को प्रोटीन बनाकर ही एक्सप्रेस करता है ना। जीन को कुछ कहना है, डीएनए को कुछ बोलना है तो वो प्रोटीन बनाकर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा इसीलिए एक सेल में मैक्सिमम जो ईआर होता है वो क्या होता है? रफ ईआर होता है 2/3 के आसपास, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई होती है वो ईआर की मेम्ब्रेन से जो है वो जुड़ी होती है, वो ईआर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, ठीक है। मेनली किससे बना होता है? सिस्टर्नी से बना होता है, ठीक है।
देन कम टू द स्मूथ ईआर। अब बात करते हैं स्मूथ ईआर की, बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ईआर की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं होगा। ये जब यदि 2/3 रफ ईआर है तो 1/3 क्या होगा, स्मूथ ईआर होगा। ये मेनली ट्यूब्यूल से बना होता है। याद रखना बेटा, बोथ रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर जो होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, वो आपस में परिवर्तनीय होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। और ऐसा हिस्सा जहां पर रफ ईआर स्मूथ ईआर में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल ईआर कहते हैं। उसके लिए हम ट्रांजिशनल ईआर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ईआर का वो हिस्सा जहां पर रफ ईआर स्मूथ ईआर में कन्वर्ट होता है या स्मूथ ईआर रफ ईआर में कन्वर्ट होता है उसे ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैं ईआर वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना बेटा, है ना। हिंदी वर्ड क्या है इसका, हिंदी वर्ड इसका होता है अंतर प्रद्रवी जालिका। अब भैया हिंदी तो इतना कठिन वर्ड तो नहीं बोलेंगे बार बार, तुम याद रखना इसको बेटा के अंतर प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। चलिए, The RER is more stable than SER। RER SER से अधिक स्टेबल होता है, अधिक जो है वो स्टेबल होता है के मतलब उसमें। अब ऐसा क्यों बेटा के, देखो बेटा, जो अधिक डायनामिक होगा, जो अधिक डायनामिक होगा, जो अधिक गतिक होगा वो लेस स्टेबल होगा वो, ठीक है। याद रखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोर डायनामिक देन एज कंपेयर टू द रफ ईआर। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, वो तो प्रोटीन में आ रहा है। अरे भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने में रोल प्ले कर रहा है, माइक्रो बॉडी को बनाने में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में स्मूथ ईआर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, इसलिए इट इज मोर डायनामिक। हालांकि देखो, जो मोर स्टेबल है ना उसका डायनामिज्म कम होता है, वो कम भाग पार्टिसिपेट करता है चीजों में, वो केवल प्रोटीन को बना रहा होता है, ठीक है। तो RER मोर स्टेबल होते हैं SER से, पर कोई डायनामिक कौन सा अधिक डायनामिक है, अधिक एक्टिव है, तो SER इज मोर एक्टिव, ठीक है। RER is basophilic due to presence of ribosome। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसोफिलिक होते हैं क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड है तो मतलब बेस से क्रिया करेगा, और तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि RER, व्हाई RER इज बेसोफिलिक, क्यों क्षार इस नहीं होता है, क्योंकि इसके पास में एसिड है। किस फॉर्म में एसिड है, राइबोसोम के पास में राइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिरे पर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, दूसरे सिरे पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है बेटा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। मैंने बताया आपको कि the ER at one end may be connected to the cell membrane and at the other end it is connected to the outer nuclear membrane के। इसका मतलब ये पूरे के पूरे सेल के अंदर की जगह को पूरा का पूरा जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, कई सारे कंपार्टमेंट अंदर बना देते, कई सारे नेटवर्क बन जाता है। तो इसके लिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कई साइंटिस्ट को बोलते हैं इट इज द एंडोस्केलेटल ऑफ सेल के। एंड डोंट कंफ्यूज विद दिस, डोंट कंफ्यूज विद दिस साइटोस्केलेटल के। साइटोस्केलेटल से कंफ्यूज बेटा मत करना, ये अलग है, ये अलग है कि ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से के। तो साइटोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल सेम चीज नहीं है, रिमेंबर के। एंडोस्केलेटल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जाल जो हमें एक कंकाल के समान दिखाई पड़ता है, उसे हम एंडोस्केलेटल ऑफ सेल कहते हैं, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोस्केलेटल, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं? तो देखो, पहला फंक्शन तो ये बोला हमने कहा कि इट प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट। अब इतना बड़ा नेटवर्क है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये उसको सेल को, यानी एक सेल को जो है वो सडनली कोलैप्स होने से रोकता है, सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको साइंटिस्ट बोलते हैं एंडोस्केलेटल ऑफ सेल कहते हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको कि बेटा साइटोस्केलेटल अलग होता है। साइटोस्केलेटल जो है आपको सेल ऑर्गेनेल के अलावा जो क्लियर साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपको देखने मिलता है प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है, वो होता है साइटोस्केलेटल के। ये प्रोटीन का नेटवर्क होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। तो साइटोस्केलेटल इज नॉट, ये एंडोस्केलेटल नहीं है, एंडोस्केलेटल इज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर के, ये एक सेल से अगली सेल में मटेरियल के एक्सचेंज में भी रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया था बेटा, जब मैंने आपको प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्लाज्मोडेस्माटा से निकलते हैं और एक सेल से दूसरी सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, उनको हम डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के अंदर भी दिया था कि, तो मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो एक सेल से निकलते हैं और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरी प्लांट सेल में पहुंच जाते हैं और दोनों सेल को आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कहलाते हैं डेस्मोट्यूब्यूल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रोटीन सिंथेसिस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है और ये प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। इन यूकेरियोटिक सेल द राइबोसोम आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन RER इन साइटोसोल और ये प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। और जनरली इसलिए जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होती हैं उनमें आपको जो बड़े पैमाने पर प्रोटीन बना रही होती है, एंजाइम का प्रोडक्शन कर रही होती है, वहां पे RER आपको अधिक डेवलप देखने मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और स्टेरॉइड को बनाता है। तो जितने भी ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे टिश्यू जो स्टेरॉइडल हार्मोन को बनाते हैं वहां पर आपको SER अधिक डेवलप देखने मिलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हुआ, स्टेरॉल का सिंथेसिस हुआ, वो काम करता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि आपकी सेल्स के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं। मान लो कोई दवा आपने खाया है, उस दवा में भी कुछ ना कुछ टॉक्सिक केमिकल होते हैं, तो उन केमिकल से डील करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके पास में कुछ स्पेशल टाइप के साइटोक्रोम, इसके पास में कुछ स्पेशल टाइप के साइटोक्रोम होते हैं, ठीक है, जैसे P450 के कुछ स्पेशल टाइप के इसके पास में साइटोक्रोम होते हैं जो क्या करते हैं, जो ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि सेल के अंदर जो टॉक्सिक सबसे जहरीले पदार्थ हैं उनका जहर खत्म करना, उनके पॉइजनस इफेक्ट को खत्म करना, यह भी SER का काम होता है। फिर SER जो है, SER मतलब देखो आप सबसे अधिक काम कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड को बनाता है, उसका स्टोरेज भी करता है, ये लिपिड का निर्माण करता है और उसको स्टोर भी करता है, ठीक है। फिर माइक्रोबॉडीज के यानी सेल के अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, स्मॉलेस्ट, यानी आप समझिए सेल के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, गलती मत करना, ठीक है। सेल के अंदर सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है राइबोसोम के। द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड सेल इज राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, इट इज मेम्ब्रेनलेस। तो कोई पूछता है स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर मिलने वाला सबसे छोटा मेम्ब्रेन युक्त सेल ऑर्गेनल क्या होता है, तो वो होते हैं माइक्रोबॉडीज। वो क्या होते हैं, माइक्रोबॉडीज के। तो याद रखिएगा बेटा, तो माइक्रोबॉडीज जो होते हैं वो किससे बनते हैं, SER से बनते हैं। पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सोम और स्फेरोसोम, दीज आर दी माइक्रोबॉडीज। अब जब माइक्रोबॉडी पढ़ेंगे तो ये क्या काम करते हैं, किस तरह के होते हैं, इस पर बात करेंगे। तो इतना समझ गए हम कि माइक्रोबॉडीज का निर्माण जो क्या क्या होते हैं, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सोम और स्फेरोसोम, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। फिर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना, उसका स्टोरेज करना, ये भी SER का काम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को बनाता है और उसको स्टोर भी करता है। और ये एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है, जो फूड का रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बायोसिनेज, मैंने आपको कहा था कि सेल, हम कहते हैं जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जब बेटा हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे ना, तो हम ये बोलेंगे कि प्रोफेज, यानी हम बोलेंगे माइटोसिस में, ध्यान से बात सुनिए, माइटोसिस में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हम पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अभी हम बता रहा हूं आपको कि हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स इन द लेट प्रोफेज, नाभिक की मेम्ब्रेन लेट प्रोफेज में गायब हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स इन लेट प्रोफेज, ऐसा पढ़ेंगे। हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स इन लेट टीलोफेज, टीलोफेज के अंत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई कहां ये? Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, कहां आसमान निकल गया ऐसे या धरती में समा गई, कहां गई है? एक्चुअली ये कहीं नहीं गई है। ये जो ER है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो ER से जुड़ी हुई थी। जब इसको गायब करना हुआ ना, तो ER ने इसको खींचा अपनी तरफ और अपने में शामिल कर लिया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भाग बन गई। जब डिवीजन पूरा हो गया क्रोमोसोम का, दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया हुआ, तो वापस से ER ने जो मेम्ब्रेन लिया था वापस कर दिया, तो वापस से बन गया। मतलब मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना, एडवांस लेवल इंफॉर्मेशन है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is organized by the ER at the end of telophase stage of cell division के कोशिका विभाजन के
टीलोफेज कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था के अंत में कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था के अंत में नाभिकी कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का व्यवस्थितीकरण, नाभिकी कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का व्यवस्थितीकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट द एंड ऑफ टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। के कोशिका विभाजन के अंत में कोशिका विभाजन में टीलोफेज अवस्था के आखिर में नाभिकी कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का व्यवस्थितीकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब देखो बेटा, ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे आप कोई भी, मैं कह रहा हूं आपसे, कोई भी एमसीक्यू बुक उठा के आप क्वेश्चन लगाओगे ना, यदि आप ये सब मैं जो पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और वो नहीं बनना अपने आप में एक बड़ा डिप्रेसिव लगता है। वो कह रहे क्वेश्चन नहीं बन रहे, हमसे सर ने पढ़ाए तब भी नहीं बन रहे। और एग्जामिनर जो होता है ना, मैं अभी देख रहा हूं, मैं भी आजकल वो एनटीए के जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं ना वो देख रहा हूं, मतलब आप सोच लीजिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसके अंदर मात्र 10% होंगे, 90% क्वेश्चन तो बाहर से ही है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं पेपर ऐसा आएगा, मैं ये बोलता हूं कि बेटा 90% पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन 10% जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो सिलेक्शन दिलवाता है वो, इसलिए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। ठीक है, मेरा पर्पज ये कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी एमसीक्यू बुक को आप उठाएं, कोई भी एमसीक्यू बुक उठाएं, 90% से अधिक क्वेश्चन आपको आपके लगना चाहिए, बनना चाहिए आप सबके, तब हम सफल है, सक्सेसफुल, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। और बेटा मुझे बहुत पुराना अनुभव है ये सब पढ़ाने का, बहुत सालों से मैं जो है उसमें इन्वॉल्व हूं, तो इसलिए भरोसा रखिए कि जो पढ़ा रहा हूं वो आपके काम का ही है, और ऐसा नहीं है कि वो आपके काम का नहीं है। और आप किसी भी XYZ ABC किसी भी क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल ही कंफर्ट जोन में चाहिए कि भैया एनसीईआरटी की 3 लाइनें याद करके जाएंगे हम, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, ठीक, निकलना है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर एंडोस्केलेटल फॉर्मेशन, शुरू में बात हो गई, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है के फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, वेरी वेरी आईएमपी के मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है गोल्जी बॉडी के पिताजी हैं, वो क्या है, वो उसके पिताजी हैं। ठीक है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ट्रांजिशनल वेसिकल को रिलीज करता है, और ये वेसिकल अपने आप को अरेंज करते हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल बनाते हैं, से हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, ये मेडिकल कॉलेज के समान होता है। अब आप बोलोगे सर मेडिकल कॉलेज बीच में कहां से आ गया, अपन बात करेंगे ना आगे, यार चिंता क्यों करते हो कि ये मेडिकल कॉलेज के समान क्यों होता है, हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए अब अगली एक चीज पे आते हैं कि व्हाट आर दी माइक्रोसोम के। अब क्या हुआ, देखो समझो बात को, हुआ क्या कि जो कई बार क्या होता है आपको, एक मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो है एक छोटा ट्रेनिंग में कहीं गया था हमें, तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक बार की बात है कि एक जो है एक बहुत पहले मैंने कभी आपको बताया था कि एक ट्रेनिंग था कि आप डॉक्टर्स के लिए होता है, डॉक्टर्स को जैसे आप एमबीबीएस कर लेंगे ना तो एक मिशन अंटार्कटिका करके एक हर 2-5 साल में निकलता है वैकेंसी उसमें। ठीक है, आप उसमें अप्लाई करेंगे ना मिशन अंटार्कटिका में, आपको अंटार्कटिका में क्या हुआ, इंडिया का भी स्टेशन बना हुआ है, वहां पर इंडिया के कुछ डॉक्टर्स के कई लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं उसमें, और देर में भी सब फ्यू 10-15 डॉक्टर भी लेके आते हैं वहां पे वो, तो वो डॉक्टर वहां पे पहुंचते हैं, लोगों के हेल्थ का ध्यान रखते हैं और वहां पर रिसर्च में भी रोल प्ले करते हैं वो अंटार्कटिका में। हमारा भी अपना, इंडिया का भी अपना एक जगह बना हुआ वहां पे, तो वो उसके लिए रिक्रूटमेंट होता है, आप अप्लाई करो, आपकी पूरी फिजिकल फिटनेस देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए, आपका विजन ठीक होना चाहिए, पूरी फिजिकली आप फिट है। फिर आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको ट्रेनिंग देंगे एक पर्टिकुलर, जो अंटार्कटिका का टेम्परेचर धीमे धीमे आपका टेम्परेचर कम करते करते आपको कुछ समय एक कमरों में गुजारना पड़ेगा, आपको उठ के वहां रहना पड़ेगा, वहां पे आपका एग्जाम लेंगे, आपको आपसे पूछेंगे कि कम्युनिकेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो आपको जो है वो बर्फ से बने हुए एक कमरे में, आपको जहां पे चारों ओर बर्फ है, टेम्परेचर उसका -40 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर आपको उन्होंने बोला कि चलिए यहां पे चलेंगे, वहां जाके फिर आपका जो है वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, आपसे पूछेंगे कुछ चीजें आपके, तो एक प्रकार से आपको आरटी चले कुछ समय के लिए, फिर धीमे धीमे आपको कुछ समय गुजारना पड़ेगा वहां पे, फिर आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, मतलब आपके चारों तरफ जो है वो -40 टेम्परेचर है, -50 टेम्परेचर है, और वहां पर आपको जो है वो जंपिंग जैक्स करने हैं आपको, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है आपके पूरा मशीन लगी होगी और चेक कर रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि यहां से अंटार्कटिका तक लेकर जाए और बात खत्म हो जाए, वहां जाके समझ में नहीं आई क्या हो गया भाई हमारे साथ में, ठीक है, तो पहले ही चेक कर लेते हैं वो लोग। तो तब वहां ट्रेनिंग में जब मैंने भी कभी जोश में अप्लाई किया, पता किया, जब मालूम चला कि अरे भाई इतना खतरनाक कार्यक्रम है तो पूरा के, तो लिखवाते कागज पे कि भैया वहां तक गए, मान लीजिए कुछ हो गया तो आपकी बॉडी किसको सौंपनी है। आदमी सुन के डर जाता है,
ये तो मतलब पहले लिखवा के रखे कि बॉडी किसको देनी है, बता दीजिए नॉमिनी का नाम, किसको बॉडी भिजवाएंगे वहां से हम। तो आदमी सोचता रहे क्या मतलब मैं किया, तो आदमी डर जाता है वैसे। चलिए, और डर सबको लगता है यार। तो बात इतनी सी है कि वहां पे तो वो बताते थे उसमें कि भाई मान लीजिए कि अब वो ट्रेनिंग होता है, आर्मी वाले लोग होते हैं कभी ट्रेनिंग में जो उसमें रोल प्ले करते हैं आपके के, और साइंटिस्ट होते हैं कुछ उसमें। तो एक चीज थी जैसे कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो है कभी मान लीजिए सांप, ऐसा कहते हैं कि जो आप देखेंगे जो आर्मी वाले होते हैं या जो तो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, जो जंगलों में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता है कि सांप यदि, सांप को कैसे, वो सांप को यदि मान लो सांप आसपास में, तो सांप की पूंछ पकड़ते हैं वो और जोर से गोल घुमा के उसको जमीन में मार देते हैं, मर जाता सांप। क्वेश्चन ये उठता है कि वो सांप को पकड़ने के बाद सीधा क्यों नहीं मार दिया उन्होंने, उसको गोल क्यों घुमाया? उसकी जो बोन्स होती है पूरी की पूरी, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया आपने घुमा के, तो उसकी बोन्स डिस्टर्ब कर जाती है पूरी, वो बेसुध रहता सांप, फिर इसलिए पलट के वो काट नहीं पाता है, ऐसा है। फिर छोटे बच्चों को हम लोग डॉक्टर्स को कहते हैं, कई लोगों की हैबिट होती है, छोटे बच्चों को लेते हैं और ऐसे बेटा मेरा कैसे कुदा के कैच करते हैं, ठीक है, अरे वैसे कुदाते में कैच करते में मान लो गिर गया तो बच्चा, फिर कई बच्चों का हाथ पकड़ते हैं गोल घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार बच्चों की जो है हार्ट की हड्डी ये सब खिंच जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जब तक ठीक है, अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको किसी ने पकड़ा उसको और ऐसे मशीन में पकड़ के जो है वो 400 आरपीएम 400 राउंड पर मिनट में घुमा दिया आधे घंटे तक, तो कोई हड्डी बचेगी बेचारे बच्चे की? नहीं बचेगी ना, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक सेल को लेते हैं, समझो एक सेल को लेते हैं और उस सेल को आपने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया, आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया, तो जो सबसे अधिक असर पड़ेगा ना वो पड़ेगा बोन्स पे की, तो वो जो जैसे हमने कहा ना बोन से पड़ेगा, बोन तो हड्डियां डिस्टर्ब कर जाएंगी। वैसे ही सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर का स्केलेटल क्या है, सेल के अंदर का स्केलेटल है एंडोस्केलेटल, क्या है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब आपने घुमाया उसको वो डिस्टर्ब कर जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, और उन टुकड़ों को बोलते हैं माइक्रोसोम। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोसोम कहते हैं। तो मतलब माइक्रोसोम आपको लिविंग सेल में देखने नहीं मिलेगा। जिस सेल को आपने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया, होमोजेनेट कर दिया, तोड़ दिया, डिसरप्ट कर दिया, आपने घुमा दिया उसको, तो उसका पूरा ईआर टूट जाएगा और वो टूटे हुए टुकड़े देखने मिलेंगे, उन्हें हम माइक्रोसोम बोलते हैं। तो माइक्रोसोम नेवर प्रेजेंट इन ए लिविंग सेल। क्वेश्चन है एग्जाम का, लिविंग सेल में देखने नहीं मिलता है। माइक्रोसोम जो है उनसे ही आगे चलकर राइबोसोम की डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि सेल के अंदर अधिकांश आरईआर जो होता है, अधिकांश आरईआर होता है, जब उसके टुकड़े टूटे टुकड़ों पर हमको ग्रेन्यूल देखने मिले और उन ग्रेन्यूल की स्टडी करने पर राइबोसोम की खोज हुई। सच बात है, ठीक है। क्या लिखा है? When cells are disrupted by homogenation, the ER is fragmented. के जब सेल को हम होमोजेनेट करते हैं, डिसरप्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े आते हैं और ऐसे फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोसोम कहते हैं। के और माइक्रोसोम को पहली बार ए क्लाउड ने देखा था। माइक्रोसोम कभी भी आपको लिविंग सेल के अंदर देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसोम क्या होते हैं? ये ER के टुकड़े होते हैं। दे आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए नोट डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इन यंग सेल, याद रखना तरुण कोशिका में, यंग सेल में, चूंकि यंग सेल इज ए ग्रोइंग सेल नीड्स मोर प्रोटीन, मोर एंजाइम, तो उसमें अधिक आपको ER डेवलप देखने मिलेगा। ठीक है, याद रखना बेटा, यंग सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होगा क्योंकि सेल ग्रो कर रही होगी और उसको मोर ER की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। पैंक्रेटिक सेल हुआ, गोबलेट सेल हुआ, लिवर सेल हुआ, यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अधिक डेवलप देखने मिलेगा आपको, जबकि एडिपोस सेल हुआ, फैट स्टोरिंग सेल हुआ, मसल सेल हुआ, यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको वेल डेवलप देखने मिलेगा, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो फिजियोलॉजी के अंदर भी काम का आएगा बेटा, इसका संबंध है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। याद रखना बेटा, हमारी मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मॉडिफाइड होकर बन जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी मांसपेशियों मसल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द मसल सेल के, और वहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, और यदि ऐसा ना करे तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। याद रखना, मांसपेशियों के संकुचन में, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
डिटेल में कहां पढ़ेंगे? जब मस्कुलर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन मसल्स द ईआर इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये किस काम में आते हैं बेटा? ये कैल्शियम का एक्सचेंज करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में। बेसिकली दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन का संग्रह अपने पास में रखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इनको। क्लियर? ठीक है। फिर जो ओल्ड सेल होती है, पुरानी कोशिकाएं होती है, स्पर्म सेल होती है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पुअरली डेवलप होता है। यानी ओल्ड सेल में अब आगे ग्रोथ नहीं हो रही होती है, उनकी एजिंग हो रही होती है, कि खत्म होने तक पहुंच चुकी होती है, तो वहां पर धीमे धीमे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कम हो जाती है और ईआर भी पुअरली डेवलप होता है। क्या डिवाइडिंग सेल में चूंकि सेल को रैपिडली डिवाइड करना होता है, तो उस समय ईआर जो है आपको लेस डेवलप देखने मिलता है। तो ये बेटा याद रखिए, ये एग्जाम में आता है और कंफ्यूज करता है। यंग सेल्स में, तरुण कोशिकाओं में ईआर वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है। यंग सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होता है, ओल्ड सेल में जो है पुअरली डेवलप होता है। और मैंने क्या कहा बेटा? मैंने आपसे कहा कि डिवाइडिंग सेल में क्या होता है? ये लेस डेवलप होता है, कम विकसित होता है, लेस डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम दूसरे सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा? अभी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब जिनके आपस में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या शामिल है आप बताएंगे, लिख के बताइए। चलिए कमेंट कीजिए इसके लिए, है ना, लिख के बताइए कमेंट बेटा, मैं चेक करूंगा, है ना, कि बताइए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या शामिल है, ठीक है। एक तो पढ़ लिया ईआर, दूसरा आप पढ़ेंगे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। क्या पहले देखते हैं हम कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है। क्या एनसीईआरटी, अभी कुछ बातें हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में मालूम चली यहां पर, अभी हम एनसीईआरटी को देखते हैं पहले। कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है, एक बायोकेमिस्ट थे, बड़े फेमस बायोकेमिस्ट थे। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेंट रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ठीक है ना। दरअसल गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने इनको जो है वो किसको देखा बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो दरअसल कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को खोजा था स्टेनिंग टेक्निक से। इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने इसको स्टेनिंग टेक्निक से, सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, एक्चुअली ये था सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक से इसको खोजा के। इसके लिए माइक्रोस्कोपी नहीं किया उन्होंने, स्टेनिंग टेक्निक से इन्हें डाउट हुआ कि कोई स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट है जो स्पेशल टाइप की स्टेनिंग को लेता है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो जाल के समान दिखाई पड़ रहा है, और वो ईआर नहीं था, वो था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जाल के रूप में पहचाना के इन्होंने उसको बोला एपरेटो रेटिकुलर, बोला कि भाई ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है जाल के समान जो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट है। बाद में इसको गोल्जी बॉडी का नाम दिया गया, ठीक है। और ये सब क्या कहां क्या इन्होंने ये सब उन्होंने देखा कहां पर? इन्होंने इसको जो है कहां देखा? इन्होंने इसको जो है वो जो है कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर उन्होंने इसको देखा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आप देख पाएंगे कि ये जो सेल्स जो है वो एक्टिवली सिक्रेटिंग सेल होती है, उन सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमको अधिक डेवलप दिखाई पड़ता है। तो ये जो आप फिगर 8.6 देख रहे हैं बेटा, ये गोल्जी एपरेटस को शो करने वाला है। तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, चपटे फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना, ये सिस्टर नीड के these are the, इसे बोलते हैं हम, इट इज नॉट ER सिस्टर, इट इज दी गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी सिस्टर्नी कहते हैं इसको हम के। और ये जो निकल रहे हैं इससे, ये क्या? ये हैं वेसिकल्स, ये हैं गोल्जी वेसिकल्स, इन्हें बोलते हैं हम गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। सिस्टर्नी जो होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जो सिस्टर्नी जो होती है वो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, उसकी क्रियात्मक इकाई होती है वो, ठीक है। कैसा होता है? They consist of many flat disc-shaped sac और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं बेटा? फ्लैट होते हैं। जैसे कैसे बना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बात करें के, इस तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर से ये ऐसे बने होते हैं, ठीक है। ये होती है सिस्टर्नी, ठीक है बेटा, है ना। और ये वो वेसिकल है जो आगे जुड़कर इसको बना रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल। याद है ना कहां से बन के आता है? ER से बन के आता है, ठीक है। तो हमेशा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दो तल होते हैं। एक तल वो होता है जहां पर एक तल वो होता है जिससे हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, कि
जहां पर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स लगातार बन रहा होता है। एक वो होता है जहां पर ये मैच्योर हो चुका होता है, उसे हम मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, जहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स परिपक्व हो चुका होता है, अपना काम कर रहा होता है, ठीक है ना, क्लियर। क्या लिखा है पे देखिए, है ना, ये आपको डिस्क के समान सेक दिखाई पड़ रहा है। देखिए आप डिस्क के समान शेप दिखाई पड़ रहा है आपको। एक के ऊपर रखे होते हैं, पैरेलल रखे होते हैं। देखिए आप एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। एंड और ये याद रखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी का नंबर वेरी करता है, जितना एक्टिव होगा सेल, कोई भी सेल सिक्रेशन की प्रोसेस में के, याद रखिए बेसिकली सिक्रेटरी सेल में देखने मिलता है, कोई भी सेल जो सिक्रेशन की प्रोसेस में अधिक एक्टिव होगी, मोर एक्टिव होगी, कि उसमें आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स अधिक देखने मिलेगा आपको, और उसमें सिस्टर्नी भी अधिक देखने मिलेंगे आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है ना। देखिए अब क्या लिखता है, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस एंड फॉर्मिंग फेज एंड कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, ठीक है। The cis and trans phase of the organelle are entirely different but interconnected. अब इसका मतलब क्या है, क्या एनसीईआरटी कहना क्या चाहते हैं यहां पे, वो कह रहे हैं कि देखो दोस्त, तुमने एक डायग्राम देखा था, अभी बनाया था मैंने पहले, के ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एन फॉर न्यूक्लियस, हमने कहा ये न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन बनाया था हमने, है ना, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि न्यूक्लियस का, मैंने कहा था आपसे कि ये न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हम कोई भी फैक्चुअल गलती नहीं करते इसमें, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ये पोरस डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर क्या देखा था, हमने देखा था कि हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से निकला ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड बना दिया यहाँ पे हमने, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो है ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देख रहे हैं आप, है ना, ठीक है। अब क्या किया बेटा इसने, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो है वो एक थैली को बना के इसने रिलीज किया। ये क्या है, ये है, याद आया, ट्रांजिशनल वेसाइकल, ठीक है ना, नॉट साइकिल, ट्रांजिशनल वेसाइकल, ठीक है ना, ठीक है। संक्रमणी थैली बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आगे की ओर, जो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ ग्रो किया, ऐसा फ्लैट हो गया ये, ठीक है। इसके पहले भी कई थैलियां आई होंगी ऐसी, ठीक है। क्या हो रहा है, कॉर्नर फूल के टूट के अलग हो रहे हैं, है ना, वेसिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा आपने देखा, ये है आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा, ये वो जगह जहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। यदि आप लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लेंस कौन सा होता है, ये कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के समान दिखाई पड़ रहा है आपको, देखो बेटा कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, इसे हमने बोल दिया, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया, इसको बोला हमने सिस, ठीक है। हमने क्या बोला इसको, सिस एंड, क्या हमने इसको बोला सिस, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, क्या बोला हमने इसको, फॉर्मिंग फेस, हमने उसको फॉर्मिंग फेस बोला। फेस मतलब तल होता है कि यहां बन रहा है, यहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स लगातार बन रहा है, तो सिस बोला इसको हमने, फॉर्मिंग फेज बोला इसको हमने, कॉन्वेक्स फेज बोला बेटा इसको हमने, ठीक है। और यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट बन चुका है, यहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली बन चुका है। हमने क्या बोला इसको, हमने इसको बोल दिया कॉनकेव। अब ऐसा लेंस कैसा होता है बेटा, पढ़ा हुआ है आपने फिजिक्स में, के ऐसा लेंस जो है वो कैसा होता है, ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। इसे क्या बोला हमने, इसे हमने बोला कॉनकेव फेस बोला इसको हमने, मैच्योरिंग फेज बोला हमने, परिपक्व हो चुका है, या हमने इसको ट्रांस फेज बोला इसको, तो कॉनकेव, मैच्योरिंग या ट्रांस फेज, ठीक है ना, क्लियर। ये वर्ड याद रखना, भूलना नहीं आप, एनसीईआरटी के वर्ड है इंपॉर्टेंट के ये सब। अब इसका मतलब ये कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें आपको दो पोल देखने मिल रहे हैं, दो सिरे देखने मिल रहे हैं, कि सिरे बोले तो मतलब एक जगह बन रहा है, एक जगह काम कर रहा है,
एक जगह नया बन रहा है, लगातार बनता जा रहा है, एक जगह पे लगातार काम करके टूट रहा है, किनारे से रिलीज कर रहा है। तो क्या देख रहे हैं आपको, जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं वो सिस्टर नहीं है, और जो वेसिकल दिखाई पड़ रहे हैं आपको अलग हुआ वो वेसिकल है इसमें। वो तो समझ में बात आई हमको। अब बात यह है यहां पे कि कोई पूछता है आपसे कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो पोलरिटी को शो करता है, जिसमें आपको दो फेस देखने मिलते हैं, सिस और ट्रांस फेस देखने मिलता है, तो आंसर क्या आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कोई पूछता है आपसे बताइए कि इसका सिस फेस किसकी तरफ है, देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, बताइए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस फेस किसकी तरफ है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है सेल मेम्ब्रेन। आपने क्या बोला, आपने कहा सर ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है। फिर मैंने कहा कि बताइए बेटा इसमें कि ट्रांस फेस, ट्रांस तल किसकी तरफ है इसमें, आंसर हो गया ये सेल मेम्ब्रेन की ओर है। इसमें कहां है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन की ओर है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों आपको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, आपको इंटायरली डिफरेंट है। एक कॉन्वेक्स दिखाई पड़ रहा है, एक कॉन्केव दिखाई पड़ रहा है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, एक सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। लेकिन ये यदि हम देखें तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड, क्योंकि एक ही सेल ऑर्गेनल का हिस्सा है, किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, क्लियर। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either on the intracellular target or secreted outside the cell। के अब इंटरेस्टिंग बात है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम क्या करता है, कि देखो बेटा समझो बात को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए आप कि वो मेडिकल कॉलेज के समान। कैसे, ऐसे समान है बेटा कि मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं। देखिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस की, ठीक है, सिलेक्ट हो जाएंगे, आप कॉलेज पहुंचेंगे। जैसे आपके बाकी कॉलेज होते हैं, जैसे बाकी कॉलेज होते हैं, जैसे बीए का कॉलेज होता है, आर्ट्स का कॉलेज होता है, कॉमर्स का कॉलेज होता है आपका, ठीक है ना, साइंस के नॉर्मल दूसरे कॉलेज होते हैं, वैसे ही एक डिफरेंट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज के। अभी देखिए अभी क्या होता है, अभी आप सारे जितने बच्चे आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, सारे कमांडो, सारे के सारे दे आर ऑल आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी हैं, है ना बेटा। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको यहां से उठाकर जो है वो मौका मिलेगा और जो मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच जाएंगे, भगवान करे आप सब पहुंचे, जो वहां पहुंच जाएंगे ना, अब वो क्या हो गए, वो हो गए मेडिकल स्टूडेंट्स। क्या हो गए वो, मेडिकल स्टूडेंट। फर्क है, बाकी सारे विद्यार्थी हैं और वो चिकित्सा विद्यार्थी हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट के। अब मेडिकल स्टूडेंट में क्या लगे, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐसी जगह है जहां पर कि हमने कुछ प्रोटीन को उठाया, मतलब इमेजिन करते हैं सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन है, सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन है वे सारे के सारे स्टूडेंट हैं। कुछ प्रोटीन को हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल दिया हमने। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, वहां एडमिशन हो गया उन प्रोटीन का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेडिकल कॉलेज है। अब यहां पर ट्रेनिंग मिल रहा है। कैसा ट्रेनिंग मिल रहा है, जब आप कॉलेज पहुंचते हैं सबसे पहले तो कॉलेज में सबसे बड़ा डर होता है भैया कि लोग बाग आजकल भी, आज भी इस समय में भी लोग बाग रैगिंग ले रहे होते हैं, तो रैगिंग का डर होता है। 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, ठीक है। रैगिंग जो है वो मैं बिल्कुल भी इसकी सराहना नहीं करता हूं, इसको अच्छा नहीं मानता हूं, बुरी चीज है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कॉलेज में होता है, डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग लेवल है इसका। एंड यू हैव टू बी इनफ स्मार्ट कि आप उस चीज से बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो अब एक तो वो समस्या आदमी को आई, चलो ठीक है वो तो कैसे डील कर लेंगे उसको। अब कॉलेज में क्या हुआ, कॉलेज में पहुंचे ना, तो पहले दिन डे 1 पे जब प्रोफेसर सामने आया पढ़ाने के लिए, उसने कहा कि डीन आया, डीन ने बोला कि नाउ यू आर इन द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, के आप जो है वो देश के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक के अंदर आप पढ़ रहे हैं। अब यहां से आप ऐसा बन के निकलेंगे, वैसा बन के निकलेंगे, क्या आपने कहा ठीक है, आपको बड़ा गर्व महसूस हुआ। इसके बाद लेक्चर नंबर 1 शुरू हुआ, ठीक है। फिजियोलॉजी का प्रोफेसर आया, आने के बाद एक शब्द हिंदी का नहीं, नॉट ए सिंगल वर्ड, ठीक है। And these are the vectors and these vectors connected with this and this is the Nth triangle, Nth triangle, this is the Stirling's law। क्या हो गया, मतलब क्लास नंबर 1 शून्य बेटा सन्नाटा, कुछ नहीं, समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। मतलब आसपास से अभी तो इसी बात को लेके खुश है, कौन कौन है साथ में, ठीक है, अच्छा ये भी साथ में, ये भी इसी बात को लेके खुश है अभी तक, 1-2 दिन 4 दिन, ठीक है। उसके बाद जब 10 क्लास निकली, बड़ी अच्छा सा एक बड़ी बढ़िया सी डायरी खरीदी थी, एक अच्छी सी डायरी खरीदी थी कि भाई कॉलेज में जाके बढ़िया नोट्स बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया पेन खरीदे। जो पहले तो 4 रुपए 5 रुपए के सेलो पेन से लिख के काम चला के मेडिकल तक पहुंच गए, अब जब वहां पहुंचे तो लगा कि नहीं अच्छा पेन भी खरीदेंगे, 100-150 रुपए का 200 रुपए का बढ़िया वाला पेन खरीदा, अच्छी वाली डायरी खरीदी, सुंदर सी डायरी।
आई एम द बेस्ट, डायरी पे लिखा हुआ है आई एम द बेस्ट। उस डायरी के 10 पन्ने भर के दिखाना मेरे को, ठीक है, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, अब वो समझ ही नहीं आया कि डायरी उठाते पेन उठाते प्रोफेसर क्या बोल गया। हे भगवान, समझ ही नहीं है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हिंदी प्रेमी है। बोलते हैं ऑप्शन में भी हिंदी कर दो, है ना, हिंदी में पढ़ा दो, और कितना हिंदी पढ़ा दो, संस्कृत में पढ़ा दो, शुद्ध हिंदी में पढ़ा दो, ठीक है। तो उन्हीं की तो बड़े भारी मुसीबत हो गई कि क्या हो गया भाई, ये कहां आ गए। ऐसा लगता है जैसे कि बिटन में आके बैठ गए कहीं पे। अब चलो ठीक है, कैसे तैसे गुजारा। अब 1 वीक 2 वीक के बाद क्या हुआ, 2 वीक के बाद हुआ, माहौल बदल रहा है धीमे धीमे। अभी तो क्या हो गया, अभी तो समझ में आ गई बात कि भैया ये हिंदी विंदी जो है ना, वो जो बचपन से जो अपन है ना हिंदी गाना गा रहे थे ना, ये क्या हो गया, एक पुस्तक हिंदी में नहीं है, सारी की सारी बुक जो है वो भी चलो इंग्लिश में बुक मान ले हम, लेकिन वो भी क्या है, गाइटन एंड ऑल, इतना मोटा बुक है, एनाटॉमी के 4 वॉल्यूम, और ऊपर से बोलते हैं ऑस्ट्रोलॉजी का बुक भी ले लो, न्यूरोलॉजी का बुक भी ले लो। किताबों का ढेर इतना बड़ा कि उठा के किसी के ऊपर फेंक दो, जीवन भर के लिए आदमी कोमा में चला गया, ऐसा ढेर किताबों का। अब आज से आप लोगों का डिसेक्शन शुरू होगा 2 से 4, लंच के बाद डीएच पहुंचिएगा। डिसेक्शन हॉल में पहुंचे, डेड बॉडी रखी हुई है, प्रोफेसर ने आया, बोला चलिए ठीक है, आपने पहले दिन अरे फॉर्मेलिन की गंध आपने उठाया, रुमाल रैप क्या है हटाओ। आपने में से जो स्मार्ट थे वो अपना कुछ मास्क लाया था, अभी तो कोरोना टाइम में तो मास्क इजीली अवेलेबल हो गया सबके लिए, ठीक है, मास्क लगा लिया, कुछ ने ग्लव्स पहन लिए, और कितने दिन तक। अब वहां पे एक अलग तरह का डेड बॉडी को, अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि कभी डेड बॉडी आसपास से निकल जाए तो मम्मी बाहर जाके लोटे से पानी डाल दिया बाहर के, और ये उसके घर से आए वहां से पानी छिड़क दिया कि भाई उनके यहाँ पे ऐसा हो गया था, हम उनके घर गए थे, बाहर नहा लिया, इतना मतलब अभी इतना कष्ट था कि अरे डेड बॉडी से ऐसा, मतलब एक मन में एक अलग तरह का डर बैठा हुआ था कि भूत भी होते हैं, डेड बॉडी को टच करने का ऐसा होता है। अभी क्या, अभी डेड बॉडी सामने और वो आप वो लेके स्कैल्पेल लेके खड़े हुए हैं कि काटिए देखिए। रात को सपने में आके बोलेगा वो, दिन में तो बहुत कर रहा था, हाँ दिन में तो काट रहा था मेरे को, हाँ अब बता मैं क्या करूं। डर भी लगे मन में, पहली बार कह रहे ये क्या हो रहा है, हाँ कुछ दिन बाद वो डर भी बाहर निकल गया। नाउ आप प्रॉपर मेडिको बन गए वहां। अब आपको काटने पीटने के इस तरह की एक्टिविटी, ब्लड, इनसे आपको डर भी नहीं लगता है। अब आपको घाव को देखकर आप, बाकी दुनिया घबरा रही होती घाव देख के, आपने उठाया घाव को, साफ किया आपने और स्टिच मार दिया आपने। ये कैसे आया, मतलब डॉक्टर्स के पास क्या ऐसा ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग कहां हुई, मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई। मतलब वहां पे आपको पूरा मॉडिफाई कर दिया, आपका डर, मृत्यु का डर, डेड बॉडी का डर, खून से जो डर था वो डर, सारे डर निकाल के बाहर फेंक दिए। ट्रेनिंग ही ऐसी है। 5 साल 6 साल आपने जब 5.5 साल गुजारा आपने, उसके बाद आप जब निकल के आए तो आपने कहा भी कि ये कट गया, लग गया, ठीक है हम चल देते हैं, हम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप क्या हुआ, आप मॉडिफाइड हो गया। नाउ यू आर रेडी टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, इन हेल्थ केयर सिस्टम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी ऐसा ही है, वो कहता है भाई ऐसा है कि हमारे पास जो भी आएगा ना उसको हम ट्रेनिंग मॉडिफाइड कर देंगे। हम क्या कर देंगे उसको, हम मॉडिफाइड कर देंगे उसको। मतलब प्रोटीन में हम कुछ ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा देंगे कि प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, और प्रोटीन बोलेगा अब तो हम काम करने के लायक हो गए, हमको सिखा दिया है मेडिकल कॉलेज ने, हमको सिखा दिया गोल्जी बॉडी ने कि क्या काम कर रहा है, बाहर जाके कैटलिस्ट के समान काम करने लगे। तो प्रोटीन का एंजाइम में मॉडिफिकेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, सेल वॉल के मेटेरियल का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। क्या चाहिए तुमको बताओ, सबको बना देंगे, सबका, और सबको बना के पैक करके थैली बना के, देखा था कॉर्नर से थैली निकल दी, कॉर्नर से मैंने वेसिकल निकाले थे, अरे याद आया, कैसी बात करते हो यार, ऐसे मैंने बनाया था, मैंने कहा था कि ये ऐसे निकला था, ठीक है। तो ये जो वेसिकल है ये क्या है, ये थैलियां हैं, पैकेट पैक करके, भैया तुमको क्या चाहिए था तुमको, अच्छा अभी किसी ने बोला सेल के अंदर बहुत खाना है, सेल के अंदर भाई पचाने के लिए कुछ दो ना, डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा हम एक थैली बना के तुमको देंगे, उस थैली में केवल और केवल क्या भरा होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होंगे उसके अंदर। और ध्यान रखना, फोड़ मत देना, थैली फूट गई सेल के अंदर तो सारी सेल खत्म हो जाएगी। उस थैली का नाम क्या है, लाइसोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बना के दिया, एंजाइम बना के भर दिए उसमें थैली के अंदर। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेसिकल्स के अंदर कुछ भी बना के भर के दे सकता है, जो चाहिए वो। इट इज ए पैकेजिंग यूनिट।
सारा प्रोसेसिंग यहां पर हो रहा होता है। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। कोई सेल बोलती है हमको तो बाहर म्यूकस सिक्रेट करना है, बाहर हमको बोला गया है, सिक्रेटरी सेल है हम, कि बाहर रिलीज करो कुछ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या, अच्छा क्या रिलीज करना है बताओ, ये केमिकल, अच्छा दो हम बना बना देते, बना बना के थैली रिलीज की, बाहर गया रिलीज किया, है ना मजा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे काम करता है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या बोलता है। अब देखो आपने तो कहानी सुना है, अब देखते हैं एनसीईआरटी की भाषा में एनसीईआरटी क्या बोलना चाहता है आपसे। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, अच्छा टू बी डिलीवर आइदर इंटरनल सेल के अंदर डिलीवर करना हो या बाहर डिलीवर करना हो, मटेरियल बना के देगा। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेसिकल्स को रिलीज करेगा और इन वेसिकल्स के अंदर पदार्थ भरे होंगे। ये जो मटेरियल है या तो वो सेल के अंदर इस्तेमाल होंगे या सेल के बाहर इस्तेमाल होंगे, डिपेंड करता है क्या नीड है सेल के। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, मतलब गोल्जी सिस्टर्नी वेसिकल्स को प्रोड्यूस करती है के फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस्ट फेज ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। मैंने कहा था आपसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशनल वेसिकल बनकर आते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस पर फ्यूज करते हैं और वो मटेरियल को वहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और वहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाइड करता है और फिर मैच्योरिंग फेज से बाहर निकाल देता है। मतलब गोल्जी, देखो सिंपल से, अब ये तो नहीं है कि मेडिकल कॉलेज ये नहीं बोलता। आप देखो समझो बात को, मेडिकल कॉलेज क्या बोलता है, भैया हमको तुम नीट से निकालकर बच्चे दो, क्या दो, ऐसे बच्चे दो हमको, ऐसे स्टूडेंट दो हमको जो नीट पास करके आए हो, ताकि उनको हम ट्रेनिंग दे सकें। कभी सुना आपने कि मेडिकल कॉलेज ने एक विज्ञापन निकाला, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एडमिशन ओपन इन नर्सरी, KG1 KG2 आ जाओ। नहीं भैया, ठीक है, अभी कहा मतलब एम्स का, मैं आप सोचो कि एम्स में नर्सरी में एडमिशन ले लिया उन्होंने कि तुमको डॉक्टर बनाएंगे। अरे बेसिक तो वर्क चाहिए पड़ेगा ना, कि तुमको थोड़ा बहुत बायोलॉजी आता हो, फिजिक्स आता हो, केमिस्ट्री आता हो, तो आई समझ उठ के तुम पढ़ने। देखो आपको बता दो, मैं नीट का एग्जाम क्या चेक करता है आपका, आप में से कई लोग बोलते हैं सर इतना कठिन एग्जाम क्यों। नंबर एक, वो आपका चेक करता है कैलिबर, कि तुम क्या इतना पढ़ सकते हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं आपसे, जिस दिन आप एग्जाम निकालेंगे ना, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे उस दिन, विथ रिस्पेक्ट टू माई सब्जेक्ट ओनली। बाकी मत सोचना कुछ गलतफहमी मत रहना कोई, ठीक है ना, किस मामले में, कि मैं यदि बायोलॉजी की बात करूं तो आई मे बी नो मोर देन यू इन बायोलॉजी, बट राइट नाउ आई फॉरगेट फिजिक्स, आई डोंट हैव नॉलेज इन केमिस्ट्री, भूल चुका हूं ऑलमोस्ट, मैं बहुत सारा भूल चुका हूं। मेरे काम की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मुझे याद है, बाकी भूल गया हूं, थोड़ी बहुत काम की फिजिक्स याद है, भूल गया हूं, ठीक है, एक जमाने में था। इसका मतलब जिस दिन आप एग्जाम निकालेंगे, आपको फिजिक्स भी अच्छी आ रही होगी, आपको केमिस्ट्री भी अच्छी आती होगी, आपको बायोलॉजी भी अच्छी आती होगी, मतलब आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं आप। बाद में भले ही भूल जाए आप, अभी तो आती है उस समय तो इसका मतलब आपका कैलिबर, कि आप कितना इंफॉर्मेशन दिमाग में रिटर्न कर सकते हैं, वो नीट ने चेक किया। परसिस्टेंस, कि लगातार साल भर कितना मेहनत किया, वो चेक किया उसने, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह है जहां पर निर्मम है, ब्रूटल है, निर्दयी जगह है, वहां पे कोई दया नहीं करेगा आपको, कह रहे बेटा तू तो बड़ा दुखी है, परेशान है, तो एक काम कर बेटा, तू मत पढ़ सब के, तू केवल नाकी नाक पढ़ना पूरे 5 साल तक, नाकी नाक पढ़ना और नाकी नाक का डॉक्टर बन जाना, कुछ मत पढ़ बॉडी में, सिर्फ पढ़ नाक की 3 हड्डी पढ़ ले, ये पढ़ ले, कार्टिलेज पढ़ ले, ये पढ़ ले, बस हो गया तेरा काम। ऐसा नहीं होता, वो तो निर्दयी कॉलेज है, वो बोलता है आपसे कि बेटा तुमको सब पढ़ना पड़ेगा, सर से लेके पैर तक के जो है सब कुछ, आपके हेयर के ये टिप से लेके जो है पैर के नाखून तक सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है, और नहीं तो सार्वजनिक बेइज्जती होगी पेशेंट के सामने, नहीं तो जिंदगी भर कॉलेज में पास नहीं हो पा रहे, ठीक है, लटके हुए हैं, और जो लटके हुए हैं कॉलेज में पास नहीं हो पा रहे, बस केवल लिख के एक ही तरीका बचता है, छोटे मोटे लीडर बन जाओ, कुछ नहीं हो सकता फिर जिंदगी में। लाइफ में कई लोगों को लगता है कि हम बहुत ताकतवर आदमी बन जाएंगे कॉलेज में, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं इस तरह के जो लीडर। मैं जानता हूँ, एक मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ कि मैंने जब मेडिकल कॉलेज में था तो एक मेरे 1 आध साल सीनियर थे, वो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अंदर थे, और वहां पर मतलब बड़े मतलब बिल्कुल गुंडागर्दी चलती थी उनकी, मेडिकल स्टूडेंट उनके एक बात बोल दी, सारे स्टूडेंट एक साथ उनके हो जाया करते थे, कोई कॉलेज में कुछ नहीं बोलता था। इवन कभी किस बात पर डीन से विवाद हो गया तो डीन को भी उन्होंने जो है वो डांट डूट दिया, या डीन पर उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश भी की। डीन की हिम्मत नहीं कि इनको कॉलेज से रेस्टिकेट कर दे, इस लेवल की गुंडागर्दी उन्होंने कॉलेज में जमा रखी थी।
फाइनली एक दिन आया, पास हो गए। आपको बताऊं सच्चाई ये है कि 10 साल बाद, घटना के 10 साल बाद मैं किसी काम से जो है भोपाल के एक एरिया से निकला, मैं तो एक बिल्कुल सबर्ब वाला, एक बिल्कुल एक ऐसा एरिया यहाँ पे झुग्गी मुग्गी बनी हुई के, वहां गया मैं। वहां जाके मैंने देखा कि एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खुला हुआ है और उसी के पीछे एक छोटा, कोई डॉक्टर ने एक छोटा केबिन वहां रखा है। तो मुझे शायद वो कुछ स्ट्रेप्सिल्स या कुछ गले के लिए कुछ दवा लेनी थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ रुक के ले लेते। कार रुकी, मैंने वहां जाके देखा तो फिर जो अंदर डॉक्टर बैठा था उसने पहचाना, उसने कहा अरे कितन भाई क्या हाल चाल। मैं पहचान नहीं पाया एकदम से, फिर उन्होंने अपना नाम बताया। अच्छा, फिर पहचान में आया, अच्छा तो वही डॉन टाइप के मेडिकल स्टूडेंट है। तो क्या कर रहे हो तुम? अभी कुछ नहीं यार ना, अभी हमारा पूरा हुआ, हमको जो है वो हमारे इतने विवाद थे तो हमको 5-7 साल जो है पास होने में लग गया, तो हमारा 10 साल में तो MBBS हुआ। उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो अब क्या करें, तो अब जो है कहीं PG तो बस का था नहीं, तो फिर हमने अभी ये मेडिकल स्टोर खोल लिया है और बाजू में अपना दुकान, ये क्लिनिक खोल लिया है। तो कुछ आते हैं पेशेंट देखते हैं। मैंने कहा सिटी में क्यों नहीं खोला, अभी ज्यादा लोग आते हैं, तो एकदम स्लम एरिया पूरा। उसने कहा नहीं यार, ये पेशेंट आ जाते हैं, वहां कौन आएगा, ठीक है, वहां डॉक्टर दूसरे बैठे हुए। आई कैन फील द पेन जो बता रहे थे, उनका जो दर्द है अंदर की, मतलब कि उस समय पढ़ लेना चाहिए था यार, है ना, मेहनत कर लेना चाहिए, तो वो चीज उन्होंने नहीं किया। जिंदगी तो पूरा पैकेज के समान आती है। यदि आपने जो है, आपको लगता है ना कि आप अभी बहुत मजे में हैं, यकीन मानिए रिडीम करने को बचेगा फिर दुख ही दुख केवल। आज जितना कष्ट आप उठा रहे हैं ना बेटा, उठा लीजिए उसको, आखिर रिडीम करने क्या बचेगा? क्या बचेगा रिडीम करने? बचपन में कभी होता था ना कि कभी घर में पार्टी हुआ, कुछ हुआ, घर में हलवा बना, ठीक है, पोहा बना, हलवा बना, कुछ खाने को बना के, छोटे छोटे भाई बहने, एक भाई मैंने अपना हलवा पूरा खा लिया, दूसरे ने भी खा लिया, एक भाई ने क्या किया, अपना हलवा थोड़ा बचा के रखा, पहले पोहा खाया, बाद में सबके खा चुके, अपना हलवा खा रहा आराम से, तो बाकी सब बोल रहे हैं हमको देना थोड़ा, हमको देना थोड़ा। बोलता अच्छा तुम अपना पहले खा गए, अभी तो हम मजे कर रहे हैं। किया है नहीं क्या बचपन में ऐसा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिंदगी में ऐसे ही है कि आप क्या शुरू में दे देते हैं, उसके बाद बचता क्या है। हम सबके पास में ऐसा नहीं है कि हम सबके पास में पैकेज ही है, वो दुख मेरे पास भी है, दुख आपके पास भी, सुख मेरे पास भी, सुख आपके पास भी। पैकेज का कौन सा हिस्सा कब रिडीम कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए वापस लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो है सारा का सारा प्रोसेसिंग कहां हो रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हमने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि अब जो बात कर रहे थे यहां पे कि हमने कहा कि जो बन के आया, मैंने कहा ना आपसे कि मतलब एक, मैं जहां बात शुरू किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल्स बना के देगा, उसमें कुछ मटेरियल डाल के देगा, रॉ मटेरियल डाल के देगा, और वो रॉ मटेरियल ट्रांसफर वेसिकल के अंदर होंगे, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फ्यूज करेगा, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उनको प्रोसेस करेगा और उसको रॉ मटेरियल को, वो जैसे मेडिकल कॉलेज को स्टूडेंट मिलता है और उसको वो डॉक्टर बना के छोड़ देता है बाहर, ऐसे ही रॉ मटेरियल मिलेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को प्रोसेस करेगा और एंजाइम बना के, ग्लाइकोप्रोटीन बना के, ग्लाइकोलिपिड बना के, व्हाटएवर जो चाहिए वो बना के उसको बाहर रिलीज कर देगा वो थैली के थ्रू, ठीक है ना। यही बतलाता, दिस एक्सप्लेन्स दैट व्हाई गोल्जी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के यही इस बात को बतलाता है कि क्यों, क्या कारण है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स पास पास में रहते हैं। उसके पीछे कारण यही है बेटा, क्योंकि एक दूसरे से उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड जुड़े हुए हैं। यदि ER वेसिकल बनाकर नहीं देगा तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। A number of protein synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified, देखिए हिसाब से, are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transfers, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या में जो प्रोटीन है जो राइबोसोम में बनते हैं, वो प्रोटीन कई बार क्या होता है, फंक्शनल प्रोटीन वो नहीं होते, ठीक है। उन प्रोटीन में कोई ग्रुप को ऐड कर रहा है, कोई बॉन्ड लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो प्रोटीन में स्टेपल के समान काम करता है, ठीक है। और प्रोटीन में होता है ना, हम स्टेपल लगाते हैं पेपर सीमेंट के, वैसे काम करता है, प्रोटीन को एक स्पेशल शेप देता है और तब वो प्रोटीन एंजाइम बन पाता है। तो वो सारा काम कहां होता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। गोल्जी apparatus आर द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, के सेल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहां बनता है बेटा, वो गोल्जी apparatus में बनता है, गोल्जी उपकरण में बनता है, क्लियर, ठीक है। चलिए तो अब एक काम करते हैं, ये तो हमने बात किया किसके बारे में, हमने ये बात किया गोल्जी apparatus के बारे में, ठीक है।
ठीक, तो आज हम इसमें इतना ही बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो थोड़ा सा इसको, जहां एनसीईआरटी, मैंने कहा ना पहले मैं आपको वो बतला रहा हूं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, फिर थोड़ा हम उसको ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो हमने एनसीईआरटी में लिखा हुआ पढ़ा है हमने वो एक सिलेबस के समान है, पर थोड़ा डिटेल में जाके अंदर देखेंगे उसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है थोड़ा सा गोल्जी कॉम्प्लेक्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, देन उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे लाइसोसोम पे। ठीक है ना बेटा, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.